कक्षा 10 के विद्यार्थियों, हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है मानव तंत्र, जिसमें हमने एक सिस्टम अभी तक कंसीडर किया है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से अभिप्राय कि हम हमारा भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन का ग्रहण होने के बाद भोजन का पाचन होना, अवशोषण होना और अंतर्ग्रहण होना, ये सारे सिस्टम हमने एक सिस्टम मानव पाचन तंत्र में कंसीडर किया। आज हमारा सेकंड सिस्टम है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र से अभिप्राय है कि भोजन का पाचन होने के बाद भोजन का अवशोषण होना, रुधिर का परिवहन होना, ऑक्सीजन जो हम श्वसन क्रिया के दौरान ग्रहण करते हैं, उस ऑक्सीजन का भी शरीर के सभी कोशिकाओं तक या शरीर के सभी भागों तक पहुंचना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का पुनः श्वसन क्रिया के दौरान शरीर से बाहर निकलना, ये सारा सिस्टम जिसमें हार्मोन, एंजाइम्स ये सभी परिवहित होते हैं, ये हम कहाँ कंसीडर करेंगे? परिसंचरण तंत्र में। परिसंचरण तंत्र देखने से पहले हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले रुधिर के बारे में चर्चा करते हैं। रुधिर, इंग्लिश टर्म इज ब्लड। रुधिर है, कलर सभी जानते हैं आप, कैसा होता है? रेड कलर। पीएच हमने 5वें चैप्टर में देखा था, पीएच होती है रुधिर की 7.4 और निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा। भ्रूणावस्था में और नवजात शिशुओं में, भ्रूणावस्था में व नवजात शिशु में रुधिर का निर्माण होता है प्लीहा में। अब हम ये देख रहे हैं कि हमने देखा कि ब्लड का कलर कैसा है? रेड। रेड कलर है। रेड कलर के लिए इसमें रिस्पॉन्सिबल क्या कौन होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में पाई जाती है धातु Fe या हम इसे कहते हैं आयरन। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि किस धातु या किस तत्व की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो कौन सा होता है ये तत्व या धातु? हम कह सकते हैं आयरन या Fe, लोहा। तभी हम कहते हैं कि रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और एनीमिया या रक्त की कमी को दूर करने के लिए हमें क्या है? आयरन युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। आयरन युक्त भोजन के लिए हम पर्याप्त मात्रा में देखते हैं, सबसे पहले बात करें तो फ्रूट्स, जिसमें हम देखते हैं सेब है, ड्राई फ्रूट्स हैं, और हम देखते हैं कि जो हमारा बिल्कुल पौष्टिक भोजन है, रेगुलरली अगर हम नियमितता से ले रहे हैं तो उससे हम हमारी बहुत सी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रक्त के मुख्य दो भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होती है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं के बारे में हमने 8वीं क्लास में भी चर्चा की थी। इसमें ये 3 प्रकार की होती हैं, नाम से आपको याद आ जाएंगी। पहली होती है लाल रक्त कणिकाएं RBC, दूसरी होती है WBC सफ़ेद रक्त कणिकाएं, और तीसरी होती है थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग बनाता है और इसमें जल, कार्बनिक और अकार्बनिक ये पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की है, जिसमें पहली है RBC। RBC का पूरा नाम क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स। RBC में हीमोग्लोबिन तत्व के कारण ही इसका कलर कैसा होता है? रेड। और इसमें भी कौन सी मेटल होती है? Fe या आयरन। दूसरी है हमारे पास, और RBC है, ये केंद्रक विहीन होती हैं और इनका जीवन काल होता है 120 दिन। फिर हम बात करते हैं WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, इन्हें हम हमारे शरीर की सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। WBC है, श्वेत रक्त कणिकाएं कहलाती है, इन्हें हम हमारे शरीर की सैनिक कोशिकाएं भी कहती हैं और इनका निर्माण भी कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। और ये आगे 3 प्रकार की होती हैं। पहले हम इनके देखते हैं 2 प्रकार। एक तो होती है कणिकाणु और एक होती है अकणिकाणु। कणिकाणु में फिर ये न्यूट्रोफिल
इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और तीसरी होती है इसमें बेसोफिल। ये 3 प्रकार की होती हैं कनिकाणु। अकनिकाणु कोशिकाएं हैं। अकनिकाणु में 2 प्रकार होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट्स में ये बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, और मोनोसाइट्स हैं ये आगे परिपक्व होकर मैक्रोफेज या महाभक्षक कोशिकाओं के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। तो आप एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ हम बात करते हैं रक्त की। रक्त है, रक्त की पीएच कितनी है 7.4। निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में, और कलर कैसा है, रेड, हीमोग्लोबिन तत्व के कारण, और उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन। फिर हम देखते हैं इसके मुख्य 2 भाग होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिर कनिकाएं। रुधिर कनिकाओं में 3 प्रकार हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स। और प्लाज्मा है, ये रक्त का 55% भाग बनाता है, जिसमें क्या होता है, जल, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, इन सब से मिलकर क्या बनता है, प्लाज्मा। फिर हम देखते हैं आरबीसी की, हमने बात की, इसका जीवन काल 120 दिन होता है और यह केंद्रक विहीन कोशिका होती है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन तत्व के कारण ही कैसा कलर होता है, इसका रेड कलर होता है। डब्ल्यूबीसी है, ये हमारे शरीर की सैनिक कोशिकाएं कहलाती है, क्योंकि ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। और प्रतिरक्षा से क्या अभिप्राय होता है कि हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है या बीमारियों से लड़ने की क्षमता कहाँ से मिलती है, डब्ल्यूबीसी से। इसमें फिर 3 प्रकार आते हैं, कनिकाणु और अकनिकाणु। कनिकाणु हैं ये न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स, 3 प्रकार हैं। अकनिकाणु की बात करें तो इसमें आती है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। हमने जो प्रतिरक्षा वाला लेसन किया था, लेसन नंबर 4, आप उसमें वापस थोड़ा सा रिकॉल या रीस्टडी कीजिए। उसमें हमने बात की थी कि जब भी कोई प्रतिजन बाहर से प्रवेश करता है तो ये रुधिर में प्रवेश करने के बाद प्लाज्मा कोशिकाओं को एक्टिवेट करता है, जिसमें बी लिम्फोसाइट्स, इस प्रकार ये सिस्टम हमने वहाँ स्टडी किया था, तो आप उसमें वापस जाके स्टडी कीजिए। तो ये इनको क्यों एक्टिवेट करता है, क्योंकि ये किसका कार्य करते हैं, शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। इसीलिए इन्हें श्वेत रक्त कनिकाएं तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें कोई वर्णक नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, इसलिए इन्हें श्वेत कहते हैं। और सैनिक कोशिकाएं क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा या शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। उसके बाद तीसरी है थ्रोम्बोसाइट्स। तीसरी कोशिका कौन सी है, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स, या इन्हें हम क्या कहते हैं, बिंबाणु कणिकाएं। इनकी संख्या शरीर में 3 लाख प्रति घन मिमी होती है और इनका जीवन काल है 10 दिन होता है। और ये कोशिकाएं रक्त का थक्का जमने में सहायता करती है और ये भी केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। जब चोट लगती है तो रुधिर बहता है और कुछ समय बाद रुधिर का बहना बंद भी हो जाता है, तो उसमें जो रुधिर बहना बंद होता है उस पर एक परत आ जाती है, कोशिकाओं का एक जाल बनता है, जो पहले बिल्कुल हल्का सा ब्राउन कलर, फिर धीरे धीरे ब्लैक और 1-2 दिन बाद पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है। तो ये कार्य किसका होता है, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। ये क्या करते हैं, रुधिर का थक्का जमने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट है रक्त के कार्य। तो सबसे पहले रक्त का कार्य क्या होगा, O2 और CO2 का परिवहन, यानी श्वसन क्रिया के दौरान O2 को रक्त के माध्यम से या रक्त के साथ जुड़कर शरीर के सभी कोशिकाओं, शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना और CO2 को शरीर से बाहर निकालना। सेकंड क्या है, शरीर का क्या करता है, ये ताप नियंत्रण करता है। थर्ड, पचित भोजन या पदार्थों का क्या करता है, ये अवशोषण प्लस परिवहन करता है, परिवहन मुख्य कार्य है। फोर्थ, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए भी सहयोग करता है। और हार्मोन, एंजाइम्स, इन सब का परिवहन कौन करता है, रुधिर करता है। इस प्रकार ये हमारे पास क्या है, रुधिर के मुख्य कार्य। हम बात करें कि मनुष्य में रुधिर के प्रकार की अगर बात करें तो हमने 4th चैप्टर में कंसिडर किया था रुधिर वर्ग, जिसमें हमने देखा ए रुधिर वर्ग, बी रुधिर वर्ग, ओ रुधिर वर्ग और AB। 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, उनमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या आधार था कि अगर RH कारक जिस व्यक्ति में उपस्थित है उसका रुधिर ग्रुप क्या होगा, RH पॉजिटिव, यानी रुधिर ग्रुप पॉजिटिव, और जिसमें RH कारक उपस्थित नहीं है उसका रुधिर वर्ग क्या होता है, नेगेटिव। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। तो इसमें रक्त के साथ दूसरा भाग कौन होगा, हृदय भी मिलकर ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और इनसे किसका निर्माण होता है, एक परिसंचरण तंत्र का निर्माण, जो हम अब आगे स्टडी करते हैं। तो आगे अगला टॉपिक है हमारा हृदय।
हृदय की संरचना और परिसंचरण तंत्र में हम देखते हैं कि इसमें रक्त वाहिकाएं या छोटी छोटी वाहिकाओं का जाल पाया जाता है। आपको ये सामने डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें मुख्य दो प्रकार की रक्त वाहिकाएं हम देखते हैं। एक तो होती है धमनी और एक होती है शिरा। धमनी क्या करती है? ऑक्सीजन युक्त रुधिर का परिवहन करती है, यानी हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है? धमनी वाहिकाओं का। और शिरा क्या करती है? CO2 युक्त, यानी अशुद्ध रुधिर हो गया, युक्त रुधिर को शरीर के सभी भागों से कहाँ लेकर आती है? हृदय में लेकर आती है। ये हमारे पास धमनी और शिरा के बारे में एक छोटी सी जानकारी हुई कि धमनी है ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है, और शिराएं हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को शरीर के सभी भागों से एकत्रित कर हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब हम देखते हैं हृदय की संरचना। ये आपके सामने संरचना आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हृदय पेशीय ऊतक से बना होता है। हृदय पेशीय ऊतकों से बना होता है और बंद मुट्ठी के आकार का इसका साइज होता है, और इसमें बाहर जो ये झिल्ली पाई जाती है इसे हम क्या कहते हैं? हृदय आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हृदय आवरण या इसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इस बाहरी झिल्ली और इस भीतरी झिल्ली के मध्य यहाँ हृदय आवरण, यहाँ द्रव्य भरा रहता है। यहाँ हृदय आवरणीय द्रव्य भरा रहता है। और हृदय के मुख्य 4 कक्ष या 4 भाग होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 नील्य। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बायां आलिंद। बाएं आलिंद के नीचे क्या पाया जाता है? बायां नील्य। यहाँ है दायां आलिंद। दाएं आलिंद के नीचे यहाँ क्या है? दायां नील्य। ये क्या है हमारे पास? दायां आलिंद। और यहाँ क्या होगा इसके नीचे? ये दायां नील्य। ये चारों भाग एक दूसरे से सेपरेट या अलग अलग रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ बाएं आलिंद और बाएं नील्य के मध्य यहाँ पाया जाता है द्विवलन कपाट, बाइकैप्सिड कपाट, और दाएं आलिंद और दाएं नील्य के मध्य क्या पाया जाता है? यहाँ त्रिवलन कपाट या ट्राइकैप्सिड, जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं। ये बाइकैप्सिड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है और ये ट्राइकैप्सिड। तो आप फिर से इसकी संरचना एक बार ध्यान से देखिए कि हृदय पेशीय ऊतकों से बनी हुई एक बंद मुट्ठी के आकार की संरचना होती है, और इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसकी जो बाहर का जो आवरण है या झिल्ली है जो इसको कवर करती है उसे हम क्या कहते हैं? हृदय आवरण कहते हैं। बाहरी झिल्ली और इसमें हृदय आवरण द्रव्य भरा रहता है। दोनों झिल्लियों के मध्य क्या भरा रहता है? हृदय आवरणीय द्रव्य भरा रहता है। हृदय है, इसमें 4 भाग या 4 कक्ष होते हैं। बायां आलिंद, बायां नील्य, दायां आलिंद और दायां नील्य। और बायां आलिंद से बाएं नील्य में रुधिर का जब प्रवेश एक बार हो जाता है तो वहाँ कौन सा कपाट होता है? बाइकैप्सिड, द्विवलन कपाट, जो कि रुधिर को बाएं आलिंद से बाएं नील्य में तो जाने देती है लेकिन वापस नील्य से ऊपर नहीं आने देती। इसी प्रकार दाएं आलिंद से दाएं नील्य में जाने के लिए यहाँ पाया जाता है त्रिवलनी कपाट, या जिसे हम कहते हैं ट्राइकैप्सिड वाल्व। रुधिर को बाएं आलिंद से बाएं नील्य में प्रवेश हो जाता है लेकिन ऊपर नहीं होता। इसी प्रकार दाएं आलिंद से दाएं नील्य में आ जाता है। तो इस प्रकार जब रुधिर इनमें प्रवेश करता है तो ये कपाट खुलते हैं और बंद होते हैं। तो जब ये कपाट खुलते हैं और बंद होते हैं उस समय यहाँ लब और डब की ध्वनि उत्पन्न होती है, और इसी प्रकार हृदय में यहाँ संकुचन और शिथिलन क्या होता है? संकुचन और शिथिलन। संकुचन और शिथिलन के कारण ही रुधिर है वो बाएं भाग के द्वारा तो शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक, और शरीर के सभी भागों से अशुद्ध या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर है वो कहाँ आता है? दाएं भाग में प्रवेश करता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर, या जिसे हम क्या कहेंगे? अशुद्ध, कहाँ प्रवेश करता है? महाशिरा में।
महाशिरा से कहाँ प्रवेश करता है? दायां आलिंद। दाएं आलिंद से कहाँ जाएगा? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी से कहाँ जाएगा ये? फेफड़ों में। फेफड़ों में आप जानते हैं विद्यार्थियों कौन सी क्रिया होती है यहाँ? श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया में क्या किया जाता है? CO2 बाहर निकलेगी और O2 अंदर प्रवेश करती है। फेफड़ों से फुफ्फुस शिरा। शिरा में प्रवेश करेगा। अब यहाँ क्या होगा? ये शुद्ध रुधिर फुफ्फुस शिरा से कहाँ जाएगा? ये बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से बायां नील्य और बाएं नील्य से महाधमनी और महाधमनी से शरीर के सभी भागों तक। जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ध्यान से सुनिए आप, ये आपके सामने डायग्राम है और ये इसका फ्लो चार्ट बनाया मैंने, तो आप ये ध्यान से देखिए कि हम सबसे पहले इस प्रकार स्टार्ट करते हैं कि हमारे शरीर का अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब आप एक तो ये मत समझना कि उसमें डस्ट होगी, मिट्टी होगी, गंदा होगा। अशुद्ध का मतलब है कि उस रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है और शुद्ध का अभिप्राय है ऑक्सीजन युक्त रुधिर। तो सबसे पहले आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर या अशुद्ध रुधिर कहाँ प्रवेश करता है? महाशिरा में। अभी हमने दो भाग बात की है वाहिकाओं की, एक भाग होता है धमनी, एक होता है शिराएं। हमने देखा कि धमनी ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है और शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड या हम यहाँ बात करते हैं अशुद्ध रुधिर को शरीर के सभी भागों से एकत्रित कर कहाँ ले कर आती है? हृदय तक। तो ये कौन है? महाशिरा। इस वाहिका का नाम क्या है? महाशिरा। ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त या अशुद्ध रुधिर को किसके पास आया? सभी छोटी छोटी वाहिकाओं से किसके पास आया? शिराओं से किसके पास आया? महाशिरा के पास। महाशिरा से कहाँ लेकर जाएगी? दाएं आलिंद में। कहाँ लेकर आएगी? दाएं आलिंद में। अब जब ये महाशिरा से रुधिर दाएं आलिंद में प्रवेश कर गया तो ये पूरी तरह से जब भर गया दायां आलिंद, इस पर क्या बनेगा? दबाव बनेगा। जैसे ये पूरा भरने पर इस पर दबाव बनेगा, यहाँ से ये कपाट खुलेंगे और रुधिर किस में प्रवेश करेगा? दाएं नील्य में। किस में प्रवेश करेगा? दाएं नील्य में। ये आ गया दाएं नील्य में। तो ये जैसे ही दाएं नील्य में सारा रुधिर आ जाएगा, ये बंद हो जाएगा। कपाट बंद होगा तो यहाँ लब और डब की ध्वनि आती है और ये संकुचन, एक बार हृदय में क्या होता है? संकुचन, एक बार क्या होता है? शिथिलन। अब नील्य पर दबाव पड़ेगा। जब नील्य पर दबाव आएगा तो नील्य की यहाँ से यहाँ कौन निकलेगी? फुफ्फुस धमनी। वो सारा रुधिर किस में प्रवेश करेगा? फुफ्फुस धमनी में। अब आप कहेंगे कि मैडम अभी तो आपने बताया कि धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, तो यहाँ विद्यार्थियों दो अपवाद है कि हमेशा धमनी में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन फुफ्फुस एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। ये एक अपवाद है, ये आपको याद रखना है। अपवाद क्या है? कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर, यहाँ से ये अशुद्ध रुधिर किस में प्रवेश करेगा? फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी से कहाँ लेकर जाएगी? फेफड़ों में। फेफड़ों का क्या कार्य होता है? श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन तो रुधिर में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यहाँ ये प्रोसेस होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ रुधिर आया है उस रुधिर में से कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन बाहर से इसमें प्रवेश करेगी। जैसे इसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर गई, कौन सा रुधिर बन गया? ये शुद्ध रुधिर, या हम इसे कहेंगे O2 युक्त रुधिर। ये शुद्ध रुधिर किस में प्रवेश करेगा? फुफ्फुस शिरा में। अब शिराओं की हमने बात की थी कि इनमें हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन इसमें फिर अपवाद है कि यहाँ तो फुफ्फुस धमनी में कौन सा रुधिर बहता है? अशुद्ध, और यहाँ फुफ्फुस शिरा में कौन सा बहता है? शुद्ध। ऑक्सीजन युक्त रुधिर यहाँ से किस में जाएगा? बाएं आलिंद में। यहाँ किस में आएगा? बाएं आलिंद में। जब बायां आलिंद पूरी तरह से भर जाएगा तब यहाँ से बाई कैप्सिड द्विवलन कपाट ओपन होता है और रुधिर किस में प्रवेश करेगा? बाएं नील्य में। बायां नील्य जब पूरी तरह से फुल फिल हो जाएगा, इस पर जब दबाव पड़ेगा तो यहाँ से रुधिर किस में प्रवेश करता है? महाधमनी में। और महाधमनी आगे छोटी छोटी
और धमनियों में अपनी शाखाओं में विभाजित रहती है, जहाँ से यह शरीर के सभी भागों तक रुधिर को पहुँचाती है। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है, जिसे हम हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल भी कहते हैं। और इसमें हृदय को संकुचन और शिथिलन की प्रोसेस होती है, और ये कपाट जब खुलते हैं और बंद होते हैं तो यहाँ लब और डब की आवाज़ भी आती है। इस प्रकार हृदय से रुधिर 2 बार पास होता है, एक बार अशुद्ध और एक बार शुद्ध। इसीलिए मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र है, इसे हम क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक हमने ये हृदय की संरचना, हृदय टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। फिर भी एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। हमें इसे इस प्रकार याद करना है कि पहले आप ये डायग्राम बना लेंगे, इसके बाद ये फ्लो चार्ट स्टडी करेंगे, उसके बाद जो आपको नोट्स मिले उसको स्टडी करना है। कैसे करेंगे आप देखिए कि सबसे अशुद्ध या कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर कहाँ जाएगा? महाशिरा में। महाशिरा से कहाँ जाएगा? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद और दाएं नीले में हमेशा अशुद्ध रुधिर दिखाना है, और बाएं आलिंद और बाएं नीले में शुद्ध। सॉरी, दाएं नीले में प्रवेश करने के बाद कहाँ जाएगा? फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों में। फेफड़ों में जब श्वसन क्रिया के दौरान शुद्ध रुधिर है, कहाँ पहुँचता है? फुफ्फुस शिरा में। शिराओं से कहाँ जाएगा? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से बाएं नीले में। नीले से कहाँ जाएगा? महाधमनी में, और महाधमनी से शरीर के सभी भागों तक पहुँचा देती है। तो ये हमारा परिसंचरण तंत्र यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।